हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज का ये जो वीडियो है ये हाल ही में जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था 18 जनवरी 2023 का पेपर है। तो 18 जनवरी को सीटेट पेपर 2 का पेपर है। ये पेपर 2 के CTP के पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। CTP के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। CTP से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स इसमें। तो पूरे 30 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का आज प्रयास करेंगे। और ये जो पेपर 2 का सवाल है SST का क्वेश्चन है। SST में लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 संस्कृत का ये पेपर था। तो फ्रेंड्स, इसी के CTP के सारे क्वेश्चन को हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने 11 जनवरी का पेपर सॉल्व करा दिया है फ्रेंड्स। अगर वो देखना चाहें तो चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। CTP के पेपर सॉल्व कराए हैं। इसके साथ ही धीरे धीरे हम सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, अभी जो हाल ही में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, एक एक करके। तो आप अगर इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। फ्रेंड्स, आ गया पहला क्वेश्चन अभिकथन ए और कारण आर से जुड़ा हुआ है। अभिकथन ए में दे रखा है अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है। और कारण आर में दे रखा है कि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करता है। तो क्या कारण आर सही है इसका कि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करेगा? ऑप्शंस दे रखे हैं नीचे। ऑप्शन ए पहला है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इनमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि ए और आर दोनों अभिकथन और कारण दोनों कथन ये जो हैं वो सही है। अभिकथन दिया है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरक रूप से जुड़े हुए हैं। और अधिगम जो है वो विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करता है, इसलिए दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही राइट है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के विकास के बारे में नीचे कथन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। दूसरा कथन है विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है व इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा है आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है। या फिर चौथा है विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर 1 ही है। विकास जो है ये सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित यानी कि इसे आसान बनाने के लिए उपयुक्त परिवेश का देना आवश्यक होता है। उपयुक्त परिवेश मिलेगा तभी बच्चों का विकास सही ढंग से होता है। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा कथन जो है ये गलत कथन दिया है, क्योंकि दूसरा में दिया है कि विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। जैसा परिवेश मिलेगा बच्चों का वैसा विकास होगा, उसमें बदलाव होगा। और यहाँ दे रखा है कि आनुवंशिकता का विकास में कोई भूमिका नहीं है, तो आनुवंशिकता का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इसलिए ये भी कथन गलत हो गया। और चौथा है कि विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है, ऐसा बिल्कुल गलत है। विकास की जो प्रक्रिया है वो जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है, इसलिए शैशवावस्था नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन ही यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? तो किस प्रक्रिया के द्वारा बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? ऑप्शन है समायोजन, अधिसंज्ञान, समाजीकरण या फिर पृथक्करण। तो यहाँ समाजीकरण जो है यही राइट ऑप्शन है। समाजीकरण में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दिया गया है। इसमें है अभिकथन ए में दिया गया है कि 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है। और तर्क आर है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। और यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है ए और सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आर सही व्याख्या ए की कर रहा है,
क्योंकि 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है। यह कथन बिल्कुल सही है। 6 वर्षीय जब सरला 6 वर्ष की है तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है और संरक्षण और क्रमांकन के गुण जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में आता है, जिसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष की। और दूसरा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पियाजे से जुड़ा हुआ है। पियाजे के अनुसार इसमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पियाजे के अनुसार कौन सा कारक नीचे दिया गया है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा संज्ञानात्मक विकास में। ऑप्शन है गतिविधि, अनुकूलन, अनुकरण या फिर पुनर्बलन। तो पियाजे के अनुसार गतिविधि जो है यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उमेद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उमेद नैतिक विकास के किस चरण में है। तो उमेद नामक एक बच्चा है, उसके पिता चॉकलेट लाए हैं मेहमानों के लिए जो वह नहीं खा रहा है। उसे यह डर है कि खाऊंगा तो क्या होगा, पकड़े जाएंगे तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उमेद किस चरण में है। ऑप्शन है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास या फिर अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो यहाँ नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है कोहलबर्ग के। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के अंतर्गत उमेद भी है, क्योंकि वह सजा से डर रहा है कि चॉकलेट खा लेंगे तो पकड़े जाने पर पता नहीं क्या होगा उसके साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि इसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियाँ करते हैं। तो यह किसका कथन है कि सीखने की प्रक्रिया तब होगी जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी या फिर वयस्कों के साथ साझी गतिविधि करेंगे। ऑप्शन है B.F. स्किनर, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो तीसरा होगा। लेव वाइगोस्की का कथन है कि बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ गतिविधियाँ करके सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन है जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह मदद क्या कहलाती है। तो एक शिक्षिका है जो कि अपने बच्चों को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर उसे सही उत्तर की तरफ सही दिशा में ले जा रही है, तो यह मदद क्या कहलाएगी। ऑप्शन है पाड़, प्रत्यक्ष निर्देश, अनुकूलन या फिर पुनर्बलन। ये जो क्वेश्चन है वो वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और तो यहाँ पर जो शिक्षिका कार्य कर रही है वो पाड़ का कार्य कर रही है, यानी कि अस्थायी रूप से छात्रों को सहयोग दे रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम किस प्रकार से होगा। ऑप्शन है अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, या फिर उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म व अनुबंधन से होता है, या फिर तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। बाकी 2, 3 और 4 ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी। तो हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है। ऑप्शंस हैं बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है, या फिर बुद्धि कई प्रकार की होती है, या फिर व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को, इनमें से कौन सी धारणा को चुनौती दी है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, इसी अवधारणा को हावर्ड गार्डनर ने चुनौती दी है, यानी कि इसी का सिद्धांत दिया है। और हावर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। इसी के अंतर्गत इन्होंने कई प्रकार की बुद्धि को कई प्रकार में बांटा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है यहाँ पे, जिसमें उन्होंने
प्राकृतिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गतिक बुद्धि, यानी कि 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है हावर्ड गार्टनर ने। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को जो मैं समझा रही हूँ समझ में आ रहे होंगे। यदि आप सभी को हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड लाइक भी करें। अगला क्वेश्चन है, डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो किस प्रकार के व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता विकसित करते हैं? ऑप्शन है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, दूसरा है शारीरिक गति संवेदनात्मकता, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर चौथा है भाषाई बुद्धि। तो ये जो विशेषता दी गई है ये विशेषता तर्क गणितीय बुद्धि की दी गई है, यानी कि तार्किक गणितीय क्षमता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये हावर्ड गार्टनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस से ही जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है। स्ववाक, इसे हम निजी वाक भी कहते हैं, यह हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है, डैश कहलाता है। उसे क्या कहते हैं तथा उसे किया जाना चाहिए? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन है निजी संवाद और प्रोत्साहित, आत्मकेंद्रित संवाद और प्रोत्साहित, निजी संवाद और हतोत्साहित, या फिर आत्मकेंद्रित हतोत्साहित। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, निजी संवाद और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है उसे निजी संवाद कहते हैं तथा उसे हमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये भी वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए आप लोग, वाइगोस्की से करीब करीब अभी तक 3 क्वेश्चन आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और तर्क दिया हुआ है। कथन ए और तर्क आर। कथन ए कहता है कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या ये कथन सही है? और तर्क आर है कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो ये दोनों कथन सही हैं या गलत हैं? ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो कथन है, कथन ए है, यह इसमें दे रखा है कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या यह कथन सही है? तो जी नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है, इसलिए कथन ए गलत होता है। और दूसरा तर्कार है कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ये भी गलत कथन है क्योंकि उनमें भाषा को पढ़ने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। चॉम्स्की महोदय ने भी कहा है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, इसलिए ये दोनों कथन गलत है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो यहाँ नहीं के बारे में पूछ रहा है कि मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शंस है बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने, दूसरा है शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसे में संशोधन करने, तीसरा है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने, और फिर चौथा है बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। तो 3 कथन तो यहाँ पर सही है, बाकी एक कथन गलत दिया है। तो उसी गलत कथन का हमें चयन करना है। तो कौन सा कथन गलत है? पहला दिया है कि बच्चे तैयारी का स्तर का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही उद्देश्य है मूल्यांकन का। दूसरा है कि शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, ये भी मूल्यांकन के उद्देश्य से सही कथन है। और तीसरा है कि बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के लिए, ये बिल्कुल गलत कथन है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है राइट, ये ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। और चौथा ऑप्शन है कि बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए, ये भी सही कथन है। मूल्यांकन करने का यही उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत कथन है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत किया है।
तो शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों को डांटे और अधिक मेहनत करने को कहें। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। बच्चों को डांटना नहीं है हमें। अगला ऑप्शन है माता पिता को बुलाकर शिकायत करें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं कर सकते। माता पिता को बुलाकर बच्चों की शिकायत नहीं करना है, इसलिए ये भी गलत कथन है। तीसरा है विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें। ये भी गलत कथन है। और चौथा है कि छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। ये बिल्कुल सही कथन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पूरे 15 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इसके आगे के 15 प्रश्नों को हम किसी दूसरे वीडियो में दूसरे दिन करा देंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारे एनालिसिस पसंद आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके साथ ही अधिक से अधिक इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।